नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं, स्थिति चिंताजनक है और वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया की वो खबरें जिसका असर पूरी दुनिया पर भी होता है, पूरे देश पर भी होता है और हम सभी पर होता है। तो वर्ल्ड नाउ में आज की वो इंपॉर्टेंट खबरें क्या हैं, जल्दी से एक झलक देख लेते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात होगी होर्मुज की, दुनिया की सबसे अहम नस। लेकिन अब होर्मुज का सिकंदर तेहरान है और यहां से गुजरती है तेल की ताकत, और इसी ताकत की वजह से आज ईरान अमेरिका से बड़ा पावर नजर आ रहा है इस इलाके में। ग्लोबल पॉलिटिक्स की चाल को तेहरान कंट्रोल कर रहा है और इस मोर्चे पर अगर कोई सिकंदर बनकर उभरा है तो वो है मुस्तबा खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर, जिसने सुपर पावर अमेरिका को चुनौती दी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में झुका दिया और अब अमेरिका ईरान के सामने दबाव में नजर आ रहा है और बीच के रास्ते तलाश रहा है। तो आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान के सिकंदर बनने की कहानी क्या है, बताएंगे आपको विस्तार से, और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर होगी अमेरिका के डबल गेम की। क्या अमेरिका डबल गेम खेल रहा है? क्योंकि मिडिल ईस्ट की आग अभी ठंडी नहीं हुई है और एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अमेरिका ईरान के अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड की रणनीति पर काम कर रहा है। मतलब सीधे युद्ध तो नहीं करेगा, लेकिन अंदर घुसने की कोशिश जरूर कर सकता है। यह ठीक वैसा ही, इसको डबल गेम क्यों कहा जा रहा है, यह ठीक वैसा ही है जैसा अमेरिका ने पहले बातचीत के दरमियान ईरान पर अटैक किया था। आपको याद होगा, ईरान और अमेरिका में बातचीत के दौर की शुरुआत हुई, उसके बाद 4 दौर की बातचीत हुई, लेकिन उसी बातचीत के दरमियान अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। तो क्या ये जो शांति है ये तूफान से आने के पहले की खामोशी है? समझेंगे, और ये भी समझेंगे ये डबल गेम अमेरिका को कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले भी इस इलाके में बूट्स ऑन ग्राउंड करने की कोशिश की है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो इराक हो या फिर वियतनाम। वर्ल्ड नाउ में अगली इंपॉर्टेंट खबर होगी आपके लिए, ईरान से जंग में अमेरिका में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और अब खबर यह है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से हाथ धो सकते हैं। पीट हेगसेथ डोनाल्ड ट्रंप के और तेहरान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को टेनेसी में साफ कह दिया था कि ईरान पर हमला करने का आइडिया सबसे पहले हेगसेथ ने दिया था। कहा गया कि मिडिल ईस्ट की स्थिति पर फैसला लेने से पहले ट्रंप ने करीबी अधिकारियों से सलाह ली थी और इसी फैसले में शामिल थे जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डेन केन भी। लेकिन ट्रंप अब अपनी गर्दन बचाने के लिए हेगसेथ की बलि दे सकते हैं, हेगसेथ को बलि का बकरा बना सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ इकलौता फैसला नहीं, अमेरिका में रवायत है, जिस भी रक्षा मंत्री ने जंगी आग भड़काई उनको अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने रक्षा मंत्री पर एक्शन लेके अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या अपने दामन पर लगे दाग को मिटा पाएंगे? पूरी कहानी देखिएगा मेरे साथ हर एंगल से वर्ल्ड नाउ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात ईरान के सिकंदर बनने की कहानी। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, उसके साथ मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क इजराइल, उसके साथ मिडिल ईस्ट के 12 देश, उसके साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद 19 अमेरिकी सैन्य बेस, और सामने सिर्फ एक मुल्क जिसका नाम ईरान है। इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी शक्ति को झुकाकर ईरान इस इलाके का सिकंदर बन गया, हारी हुई बाजी को जीत गया और मिडिल ईस्ट का बाजीगर कहलाया। लेकिन यह मुमकिन कैसे हुआ? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन, जिसका कंट्रोल ईरान ने अपने हाथ में रखा। ईरान का यह वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जिनके साथ दुनिया के 12 देश खड़े थे, और एक तरफ अकेला ईरान। फिर भी ट्रंप होर्मुज की बाजी हार गए और तेहरान सिकंदर बना। वही होर्मुज जहां हर लहर के साथ ताकत की सियासत चलती है,
और इस सियासत ने ईरान में ऐसा दांव चला कि पूरी दुनिया देखती रह गई और अमेरिका चारों खाने चित हुआ। कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि अमेरिका हारा नहीं है या अमेरिका की ताकत के सामने ईरान टिकेगा नहीं, लेकिन ईरान ने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो बहुत कमाल की थी, काबिले तारीफ थी, आला दर्जे की थी, जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम थी। उसने उस जगह को निशाना बनाया जहां से पूरी दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल होती है, जहां से पूरी दुनिया में तेल के प्राइसेस कंट्रोल होते हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। तो क्या है ईरान के सिकंदर बनने की कहानी और अमेरिका के झुकने की कहानी? चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। मिडिल ईस्ट में जंग सिर्फ जमीन या आसमान तक सीमित नहीं रही, यह लड़ाई पहुंची दुनिया की सबसे अहम समुद्री नस पर, जिसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया, सीधे सीधे चैलेंज किया अमेरिका, इजराइल और इनके सहयोगियों को। होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना एक सैन्य कदम नहीं था, यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक साजिश थी और एक ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा अटैक था, दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन। और अब इस पर ईरान का कंट्रोल है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई जिस रास्ते से दुनिया तक पहुंचती है, उस रास्ते को ईरान ने कंट्रोल करके एक तरह से अमेरिका की नाक में नकेल डाल दिया। सवाल यह है कैसे ईरान ने कर दिखाया। पहले आप देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहां है और उसकी जरूरत क्यों है। यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये रहा, यह है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और ये 33 किलोमीटर जो चौड़ाई है इसकी, लेकिन इसमें जहाज गुजरने के लिए जो शिपमेंट लेन है वो सिर्फ 3 किलोमीटर का है। शिपमेंट लेन 3 किलोमीटर चौड़ा है, इसकी वजह से वो इलाका और सकरा हो जाता है। होर्मुज का सिकंदर कैसे बना? शिपमेंट लेन में बारूद बिछाया ईरान ने और इस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। यहां से सिर्फ वही शिप गुजर सकते थे जिसको आईआरजीसी की मंजूरी थी, या फिर वो शिप गुजर सकते थे जिसने आईआरजीसी को यहां से गुजरने के एवज में ईरान को रुपए चुकाए, यानी कि एक तरह से टोल टैक्स चुकाए। इसकी घेरेबंदी करके ईरान ने सिर्फ तेल ब्लॉक नहीं किया, ईरान ने क्या किया? ईरान ने खाड़ी में जितने देश मौजूद हैं इनके दाना पानी को भी कंट्रोल कर दिया। मतलब समझिए कि इनके खाने की चीजें जो पहुंच रही थी यहां से, जो बाकी सामान जरूरत का पहुंच रहा था, उसको भी ईरान ने बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ? खाड़ी देश जो अमेरिका के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने यूएस पर प्रेशर बढ़ाया और कहा कि अगर ये लंबे समय तक बंद रहा, चोक रहा, तो खाड़ी के देश तेल तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खाना पानी का प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है, उनके सामने भूखों मरने की नौबत आ सकती है। तो मल्टीपल चैनल से प्रेशर क्रिएट होने लगा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की वजह से। लेकिन इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद ईरान से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं ले पाए डोनाल्ड ट्रंप। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन अब समझिए कि कैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक किया। अब तक आप समझ रहे होंगे कि समुद्री जहाज, कच्चा तेल, नेचुरल गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता है, लेकिन हकीकत में यह पूरी बात नहीं है। जिस तरह गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़कें, लाइनें, हाईवे होती हैं, उसी तरह समुद्र में भी सड़कें होती हैं। जैसे सड़क पर गाड़ियां तय लेन और हाईवे से गुजरती हैं, वैसे ही समुद्री जहाज भी एक शिपिंग लेन या रूट से गुजरते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की कुल चौड़ाई 33 किलोमीटर तो है, लेकिन जहाज आने जाने के लिए जो असली रास्ता है वो बहुत सीमित है। एक प्लांट रूट होता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की चौड़ाई 33 किलोमीटर जरूर है, लेकिन समुद्री जहाज के गुजरने के लिए जो शिपमेंट लाइन बनाई गई वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। जो जहाज पर्शियन गल्फ की तरफ जाते हैं वो 3 किलोमीटर चौड़ा है, और जिस रास्ते से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करके आते हैं वो भी 3 किलोमीटर चौड़ा है। और ईरान पर आरोप है कि उसने इस शिपमेंट लेन में बारूदी सुरंगें बिछाई, और वो भी इस तरह से बिछाई कि वो उसको एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यानी अगर किसी शिप को पास करना है तो उसे ईरान की मंजूरी चाहिए। उस समय इन बारूदी सुरंगों को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही ये शिपमेंट्स पार होती हैं उसके बाद इन सुरंगों को एक्टिवेट कर दिया जाता है। और अगर कोई बगैर परमिशन के यहां से गुजरने की कोशिश होता है तो उस पर 2 तरह के खतरे होते हैं।
पहला तो इन बारूदी माइंस का खतरा और दूसरा IRGC के ईरान के अटैक का खतरा। इसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर रहा और सभी जहाज ईरान के समुद्री तट की ओर फंसे हुए हैं। ऐसा होने से ईरान को बड़ा मौका मिल गया कि वो दो फायदा इसका उठा सके। पहला फायदा, अमेरिका पर इनडायरेक्ट इमेंस प्रेशर, बहुत जबरदस्त दबाव, और दूसरा कि जिनको गुजरना है वो ईरान को पहले पैसा दो फिर यहां से निकलो। ईरान और इजराइल के बीच जंग अभी भी जारी है। अमेरिका के साथ अभी युद्ध विराम है ईरान का, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस इलाके में ईरान के ताकतवर बन के उभरने के बाद खतरा टल गया है, और क्या ये अमेरिका और क्या खास करके इजराइल को यह मंजूर होगा कि मिडिल ईस्ट में ईरान एक बहुत बड़ी ताकत कहलाए? क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका की जो स्थिति लग रही है उससे एक बात तो साफ है कि ईरान का कद पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सवाल यह है कि अब इसके बाद क्या, क्योंकि अब तक जो हमने देखा, कहते हैं वो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर बाकी है। इस युद्ध ने अभी तक जो नुकसान कराया वो सिर्फ एक झलक थी। असली संकट शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो काम फ्री में हो रहा था ईरान ने उसके लिए करोड़ों रुपए वसूल लिए। जंग के बीच होर्मुज का खेल सिर्फ ताकत का नहीं, कमाई का जरिया भी बन गया। इसका असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ा। अमेरिका उसके सहयोगी अलर्ट पर है, तो वहीं ईरान भी अपनी रणनीति को और धार दे रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान का खेल देख लीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित गुजरने के लिए कुछ जहाजों से $20 लाख यानी कि पर शिप 18 से 19 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम वसूली। अब अगर इस आंकड़े को जोड़े तो अनुमानित कमाई करीब पहुंचती है 1 करोड़ 1875 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा। यानी समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा टोल टैक्स मॉडल जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इससे ईरान की ताकत बढ़ जाएगी। ईरान ने हर जहाज से रकम वसूली है। कहते हैं इससे ईरान को बड़ा फायदा हुआ है। हालांकि इस पूरे रास्ते को रणनीतिक दबाव और आर्थिक हथियार के तौर पर ईरान ने इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिका इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। सारी ताकत धरी की धरी रह गई। इधर ईरानी संसद सदस्य ने कहा कि युद्ध के दौरान पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए दूसरे देशों के जहाजों से पैसा वसूलकर युद्ध खर्च की भरपाई की जा रही है। अब इससे इंपैक्ट क्या हुआ? इससे इंपैक्ट ये हुआ कि एक तो होर्मुज बंद होने से ऑयल प्राइसेस जबरदस्त तरीके से बढ़े। अमेरिका में तो हालात ये हैं कि हर दूसरा अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप को गरिया रहा है और कह रहा है इनकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत हाइक कर गए, पेट्रोल डीजल गाड़ी में डलवाना मुश्किल हो चुका है। तो अमेरिका पर दो तरह से प्रेशर बना। एक प्रेशर तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें चढ़ी, और दूसरा प्रेशर अमेरिकी जब ट्रंप के खिलाफ हो गए। अब इन दोनों प्रेशर को मिला दिया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो फंस चुके हैं। एक तरफ ईरान होर्मुज का सिकंदर बन गया और वहीं से उसने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिससे डोनाल्ड ट्रंप की गर्दन फंस गई। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अगर कुछ दिनों के सीजफायर की बात होती है या फिर थोड़ा सा रिलीफ देते हैं तो हो सकता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात हो जाए। ताजा खबर यह आ रही है कि ईरान ने कुछ जहाजों को यहां से गुजरने की अनुमति दी है, और इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुझे बहुत बेहतरीन तोहफा दिया है जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूं। तो क्या वाकई इस जंग में अब समझौते के हालात दिख रहे हैं और सिर्फ होर्मुज को कंट्रोल करके ईरान ने अमेरिका को कंट्रोल कर लिया, झुका दिया? युद्ध के दौरान ईरान ने जितना नुकसान मिसाइलें दागकर नहीं की, उससे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बंद करके कर दी। यही वो वजह है जिससे दुनिया भर को भारी नुकसान हुआ। खबर यह है कि ईरान भले ही युद्ध खत्म होने के बाद इस रास्ते को खोलने वाला है, लेकिन यहां से गुजरने वाले जहाजों से वो पैसे लेना जारी रखेगा। ईरान के होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान ने फिलहाल $20 लाख की रकम रखी है। हालांकि ये कीमत बाद में बढ़ाई भी जा सकती है।
अब होर्मुज में जो ये टोल सिस्टम बनाया गया, इसको भी समझ लीजिए। ईरान अब हर कमर्शियल जहाज से फीस वसूल रहा है और उसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ जंग में कर रहा है। ईरान ये भुगतान किस करेंसी में वसूल रहा है ये साफ नहीं है, लेकिन इससे ईरान की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका जैसे चौधरी के इस इलाके में मौजूद होते हुए, इजराइल जैसे पावर के मौजूद होते हुए, ईरान न सिर्फ अमेरिका का मजाक बना रहा है बल्कि उसकी मौजूदगी में इस इलाके में अपनी मनमानी कर रहा है और अमेरिका सिर्फ हाथ पर हाथ धरे देख रहा है, उसके पास कोई चारा नहीं बचा है। यानी जाहिर सी बात है, युद्ध के बाद उसकी ताकत और उसकी हिम्मत, उसका हौसला, उसका जज्बा सब बढ़ चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई दुनिया से करने की ठान ली है और इस रास्ते से सिर्फ तेल और गैस ही नहीं गुजरते। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां से खाने पीने के सामान, मेटल सहित दूसरी कमोडिटी भी बड़ी मात्रा में गुजरती है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल होर्मुज पर ये जो स्थिति बनी है, ये ईरान से बातचीत के बगैर सॉल्व नहीं की जा सकती है और ईरान ने साफ कर दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस इलाके में आ जाए, होर्मुज में वही होगा जो हम चाहते हैं। और इसलिए होर्मुज में अब पावर, प्रेशर और पैसा तीनों का खेल चल रहा है और होर्मुज वो इलाका बन चुका है जो ईरान का ब्रह्मास्त्र है, जिसके सामने अमेरिका जैसे सुपर पावर को भी घुटनों के बल आना पड़ा है और ट्रंप खामोश है, सीज फायर करने को मजबूर है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बातचीत करते हैं। अमेरिका के डबल गेम की बात। मिडिल ईस्ट में जंग की आग अभी भी जल रही है और अब एक नई खबर सामने आ रही है। अंदर की खबर यह है कि अमेरिका ईरान के अंदर गुरिल्ला वॉर यानी कि प्रॉक्सी वॉर की रणनीति पर काम कर रहा है, यानी सीधे ईरान की जमीन पर उतर के आज की तारीख में जंग लड़ने की तैयारी। पूरी खबर आपको बताएंगे, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या यह पिछली बार की तरह होने वाला है जिस तरह की चौथे दौर की बातचीत के दरमियान अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। लेकिन पहले आपको खबर बताते हैं कि अमेरिका में क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या फैसला कर लेते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी आज के दौर में बहुत मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान पर 5 दिनों तक हमला न करने की बात कही थी। दुनिया को लगा कि शायद जंग का खतरा टल गया है, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में हजारों सैनिकों को भेज रहे हैं, यानी एक तरफ नो अटैक का भरोसा तो दूसरी तरफ अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा आर्माडा। तो क्या अमेरिका कोई डबल गेम खेल रहा है? अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की जंग से 28 तारीख से पहले की अगर आप देखें तस्वीर, तो अमेरिका और ईरान ने 4 दौर की बातचीत की। दावा किया गया हर दौर की बातचीत में कि हम तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा रहा है। 5वें दौर की बातचीत के लिए जगह भी तय थी, लोकेशन के साथ साथ जगह और साथ ही साथ समय भी तय थी। लेकिन 5वें दौर की बातचीत शुरू होती उससे पहले अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया, यानी एक तरफ डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ डिप्लॉयमेंट। अमेरिका ने खाड़ी में अपने वॉरशिप्स और फाइटर जेट्स बढ़ाए। सवाल उठाए कि अगर शांति चाहिए थी तो फिर यह तैयारी क्यों की? 4 दौर की बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ईरान भी अपने रुख पर अड़ा रहा और अमेरिका और इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दरअसल अमेरिका ने ईरान को उसी तरह अंडरएस्टिमेट किया जैसे रूस ने यूक्रेन को किया था। आज रूस की हालत देख लीजिए, 5वें साल में जंग जारी है और रूस युद्ध में अभी भी उलझा हुआ है। एक ऐतिहासिक मिसकैलकुलेशन जो रशिया ने किया, क्या वही अमेरिका के साथ हुआ? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। तो क्या अमेरिका ईरान जंग में इस बार भी डबल गेम होने वाला है? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा पीछे, फ्लैशबैक में। आइए 6 फरवरी 2026 मस्कट, ओमान, तनाव के बीच नई अप्रत्यक्ष वार्ता शुरू हुई। ये पहले दौर की बातचीत थी।
फिर दूसरे दौर की बातचीत में जाने से पहले ईरान में विरोध प्रदर्शन और आर्थिक संकट का दबाव अमेरिका ने बनाया। इसके बाद 17 फरवरी 2026 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में दूसरे दौर की बातचीत हुई। यह हाई लेवल की बातचीत थी और इसमें दोनों पक्षों ने दावा किया कि बातचीत पॉजिटिव हुई है, हम आगे बढ़े। फिर ओमान इसमें मीडिएशन करने के लिए आया। उम्मीद थी कि कुछ रास्ता तो निकाल ही लिया जाएगा, दुनिया को लगा कि समाधान करीब है। फिर तीसरे दौर में आ जाइए। 26 फरवरी 2026 जिनेवा, अमेरिका की सख्त शर्त सामने आई। परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंध पर सख्ती दिखाई अमेरिका ने, तो लेकिन ईरान अड़ गया और झुकने को तैयार नहीं था। यहां से लगा कि बातचीत अब सिर्फ औपचारिकता रह गई है, चौथे और अंतिम दौर। लेकिन यहां अंतिम दौर नहीं था, यहां पर मामला था कि एक और बातचीत करेंगे, अगली लोकेशन भी तय होगी। लेकिन अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ था, कोई रास्ता नहीं ढूंढा गया था और असली खेल यहीं से शुरू हुआ। अमेरिका ने पांचवें दौर की बातचीत का भरोसा दिया, लेकिन 28 फरवरी को पांचवें दौर की बातचीत से पहले अटैक कर दिया, जिसमें सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। और फिर यहीं से इस जंग की शुरुआत हुई, जिसमें ईरान ने न झुकने की कसम खाई और खामनेई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद ईरान ने अमेरिका से वो बदला लिया जिसकी कहानी आपके सामने है। 26 दिन की कहानी में अमेरिका 26 बार हारा हुआ नजर आया। वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध अब उस दहलीज पर पहुंच गया जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से अब इस जंग को रोक दिया जाए, क्योंकि इस वक्त ऑयल प्राइसेस में स्टेबिलिटी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत इस युद्ध को शुरू किया। इसका नाम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो अब चौथे हफ्ते में जा चुका है। पेंटागन की हालिया हलचल और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ के बयानों ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब ईरान की सीमाओं के भीतर अपने बूट्स ऑन ग्राउंड यानी सेना उतारने का मन बना रहा है। डिफेंस सेक्रेटरी हेग्सेथ ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान के 7,000 से अधिक सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया है। उनके मुताबिक ये कोई मामूली हमला नहीं है, बल्कि ओवरवेलमिंग फोर्स का सटीक इस्तेमाल है। व्हाइट हाउस और पेंटागन के बीच इस समय सबसे बड़ी चर्चा खार्ग आइलैंड को लेकर भी है। ये वही द्वीप है जहां से ईरान कंट्रोल होता है। क्यों? क्योंकि ईरान का 90% ऑयल इसी खार्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका ने इसी महीने की शुरुआत में यहां सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की थी, लेकिन रणनीति बदल रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस द्वीप को पूरी तरह से नष्ट करने के बजाय उस पर कब्जा करना अमेरिका के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर कंट्रोल करती है तो वो ईरान की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लेगी। इसके लिए मरीन कॉर्प्स और स्पेशल फोर्सेस के इस्तेमाल की बात की जा रही है। लेकिन शायद अमेरिका को यह भी पता होना चाहिए कि इस बार वो मिसकैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, मिस जजमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो यह मिशन किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं होगा। ईरान के पास अब भी ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल मौजूद हैं जो खार्ग आइलैंड को एक जलते हुए मलबे में तब्दील कर सकते हैं। सवाल यह है, ऐसे में क्या ट्रंप प्रशासन ऐसे जोखिम को उठाने के लिए तैयार है? क्या है अमेरिका का ऑपरेशन खार्ग, जिस पर इस वक्त स्ट्रैटेजी बन रही होगी अमेरिका में, जहां तक हमें जानकारी है? आइए समझते हैं। फारस की खाड़ी में ईरान का खार्ग द्वीप है। लोकेशन आपके सामने है, जो होर्मुज से काफी दूर है। ईरान के लिए तेल व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सभी ठिकानों से पाइपलाइन के जरिए ईरान यहीं पर तेल डंप करता है, या ये सोचिए कि स्टोर करता है, और यहीं से क्रूड ऑयल लोड होता है बाकी शिप्स में। कहते हैं ईरान का 90% ऑयल खार्ग आइलैंड से ही सप्लाई होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि 10 ऑयल टैंकर एक साथ लोड हो सकते हैं। कुल स्टोरेज क्षमता 30 मिलियन बैरल है। लोडिंग क्षमता है 2 मिलियन बैरल पर डे। मिडिल ईस्ट में मिसाइलों की गरज के बीच अब मीम्स की मार भी शुरू हो गई है। एक तरफ जंग के हालात हैं, दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया में तंज का तूफान चल रहा है। और इस सोशल मीडिया वॉर में ईरान ने सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को निशाने पर लिया है।
ईरान ने अमेरिका के उस दावे पर करारा वार किया जिसमें ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी रही और सफल रही है, लेकिन तेहरान इस दावे को सिरे से खारिज करता है और एक डिजिटल तंज करके जवाब देता है। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी एम्बेसी के आधिकारिक हैंडल से एक ऐसा स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जो देखने में किसी प्राइवेट चैट जैसा लग रहा है, जो ट्रंप के प्राइवेट चैट की तरह दिखता है। इसमें ट्रंप मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये विजुअल है तो प्लीज लगा लीजिए जिससे कि हम दर्शकों को दिखा पाएं, अगर चैट के स्क्रीनशॉट्स आपके पास हैं जिसके बाद में सोशल मीडिया पर बहुत बातचीत हो रही है। ये देखिए वो तस्वीर है, जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए। ईरानी एम्बेसी एसए ने इसको एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। अब ये देखिए तस्वीर, हे आयतोला, ये ऐसा लग रहा है कि किसी की तरफ से मैसेज किया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ पीस लिखा हुआ ऊपर। अब नीचे मैसेजेस क्या लिखे हुए हैं, हे आयतोला, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेट फॉर श्योर, ओ दैट्स गुड टू हियर, आई विल सीज अटैक्स फॉर 5 days, थैंक्स फॉर योर, लास्ट लाइन जिसमें लिखा हुआ थैंक्स फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। दावा यह किया गया है कि यह मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है, लेकिन यह असली चैट नहीं है। यह डोनाल्ड ट्रंप को सटायर तरीके से जवाब देने का तरीका है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक तरह से ईरानी एम्बेसी ने तंज किया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से मजाक उड़ाया है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान ने। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान ये कहना चाह रहा है कि ट्रंप ने सारे मैसेजेस खुद को ही भेजे हैं और खुद ही उनका जवाब भी मान लिया है। फोटो में जो मैसेजेस लिखे हुए हैं मैंने आपको पढ़ के दिखाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है। ईरानी एम्बेसी ने ट्रंप की ही शब्दों को लेकर चश्मा पहने हुए इमोजी के साथ पोस्ट किया है। यही है ईरान के साथ अच्छी और सफल बातचीत। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि ट्रंप की नजर में जो सफल बातचीत है वो ईरान के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने 5 दिनों के लिए युद्ध रोकने का फैसला किया है क्योंकि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन ईरान के इस डिजिटल पलटवार ने अमेरिका का डिजिटल दुनिया में मजाक बनाया है। अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य शक्ति का मुकाबला हाथी और चींटी जैसा लग सकता है, लेकिन फिर भी ईरान ने वो कर दिखाया जिसको शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया होगा। बहुत बड़े बड़े रक्षा जानकार भी ये मानकर चले होंगे कि ईरानी किला बहुत जल्द ढह जाएगा और अमेरिका के सामने टिकने की औकात तो बड़े बड़े देशों की नहीं, तो फिर ईरान किस खेत की मूली है। लेकिन खाड़ी क्षेत्र की टोपोग्राफी, जियोग्राफी इस लड़ाई को जटिल बनाती है। कल्पना कीजिए हाथी के सूंड में चींटी अगर घुस जाए तो फिर हाथी के पागल होने में बहुत वक्त नहीं लगता है, हाथी की पूरी ताकत बेअसर हो सकती है। यही बात अमेरिका ईरान जंग में दिखती है। अमेरिका का सैन्य कवच भले ही भारी हो, ताकतवर हो, लेकिन ईरान की रणनीति और खाड़ी की जटिल जियोग्राफी ने इस मुसीबत को और बड़ा कर दिया। आज की तारीख में स्थिति देख लीजिए, ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर तबाह किया है। अमेरिकी ताकत की धज्जियां उड़ा दी हैं। अमेरिका अब जमीन और समुद्री दबाव दोनों का सामना कर रहा है। दोनों के बीच कंपैरिजन नहीं है ईरान और अमेरिका के बीच में। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इन आंकड़ों को देख लीजिए। एक्टिव स्टाफ अमेरिका में आर्मी में 13.3 लाख हैं, ईरान के पास 6.1 लाख है। रिजर्व फोर्स अमेरिका के पास 8 लाख, ईरान के पास 3.5 लाख। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1, ईरान 16वें नंबर पर है, और उसमें से भी अमेरिका अकेले नहीं था। ईरान की ताकत दुनिया में 16वीं सबसे मजबूत सेना के तौर पर है, लेकिन अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। एक्टिव सैनिकों की संख्या तकरीबन 6 लाख है, यह भी अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। टैंक 1700 से ज्यादा हैं, इसका भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि जमीनी लड़ाई नहीं है। एयरक्राफ्ट 500 से ज्यादा हैं, लेकिन सब पुराने हैं। मिसाइल आर्सेनल देखें तो बेहद मजबूत हैं, 2000 किलोमीटर तक की रेंज है,
लेकिन जब तुलना करें अमेरिका से तो फर्क साफ नजर आता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता आंकड़ों के लिहाज से। अमेरिका के पास 13,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं और ज्यादातर आधुनिक है, अति आधुनिक है। 4 लाख से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल्स हैं। एयरफोर्स और नेवी में बजट बहुत ज्यादा है और बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिका काम करता है। मोस्टली ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, यहां तक कि अब ऐसे फाइटर जेट्स बना रहा है जिसमें पायलट की आवश्यकता नहीं है, जिसे कहीं दूर अमेरिका में बैठा हुआ एक सैनिक कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन फिर भी अमेरिका खाड़ी में ईरान के सामने घुटने टेक गया। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री की कुर्सी खतरे में। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप अपने दामन पर कोई दाग नहीं लेना चाहते, इसलिए अब वो ढूंढ रहे हैं एक बलि का बकरा। और हो सकता है कि अमेरिकी युद्ध विभाग, जी हां, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, DOW, वहां कोई डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब रिजीम में आए, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के नाम को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया और चीफ बनाया पीट हेग्सेथ को, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पीट हेग्सेथ जो कि हर फैसले के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार वो कहा है जिससे इन भाई साहब की कुर्सी खतरे में आ गई। ऐसा लग रहा है कि जंग का ठिकरा डोनाल्ड ट्रंप पीट हेग्सेथ पर फोड़ना चाह रहे हैं और इस बाबत उन्होंने बयान भी जारी किया है। यानी ये लड़ाई वॉशिंगटन के गलियारों तक पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और अमेरिकी युद्ध विभाग में सचिव पीट हेग्सेथ विवादों में है। ईरान के साथ जंग में ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए हेग्सेथ को बलि का बकरा बना रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ईरान संकट के बीच में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 23 मार्च को कहा कि ईरान पर हमला करने का सुझाव सबसे पहले पीट हेग्सेथ ने दिया था। उन्होंने बात टेनेसी में एक कार्यक्रम के दौरान कही। ट्रंप ने बताया कि मिडिल ईस्ट के हालात पर फैसला लेने से पहले उन्होंने अपने करीबी अधिकारियों से बातचीत की थी। इसमें पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन भी शामिल थे। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम ही पहले व्यक्ति थे जिसने इस बारे में आवाज उठाई और हमें हमला करना चाहिए, ये कहा। ये बयान, ये शब्द उनके हेग्सेथ के लिए थे। वो आगे कहते हैं कि तुम यानी कि हेग्सेथ उन्हें परमाणु हथियार नहीं रखने दे सकते। अब यही बयान हेग्सेथ के गले की हड्डी बन चुका है। वैसे अमेरिका की राजनीति में एक पैटर्न बार बार देखने को मिलता है। जब भी देश किसी बड़े युद्ध या सैन्य संकट में फंसता है तो सबसे पहले गर्दन जाती है रक्षा मंत्री की। कहने का मतलब सबसे पहले रक्षा मंत्री की कुर्सी खिसक जाती है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनका कहना है कि पीट हेग्सेथ ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने मिडिल ईस्ट में कदम बढ़ाने की सलाह दी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो पीट हेग्सेथ के कहने पर ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान ईरान के युद्ध के बीच रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की अहमियत को बताता है। यह मान सकते हैं कि जंग में आज जो अमेरिका फंसा हुआ है उसके लिए काफी हद तक पीट हेग्सेथ ही जिम्मेदार है। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा है। We can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. We can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it. लेकिन पीट हेग्सेथ इकलौते रक्षा मंत्री नहीं है जिनकी कुर्सी खतरे में है। यह अमेरिका में पहली बार नहीं हो रहा है जब जंग में फंसने पर रक्षा मंत्री को ही जिम्मेदार ठहराया जाता हो और उसकी कुर्सी चली जाती हो। ऐसा कई बार हो चुका है। इतिहास में डोनाल्ड रम्सफेल्ड से लेकर मार्क एस्पर तक कई नेताओं को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और अब ट्रंप सरकार के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को भी ईरान युद्ध के बीच अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। रॉबर्ट मैकनमारा, वियतनाम युद्ध का मुख्य योजनाकार उन्हें माना गया। उन्होंने ही इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ाई थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा और विनाशकारी होता चला गया, मैकनामारा का राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन से मोहभंग हो गया और 1968 में उन्हें पद छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसा ही इराक युद्ध के दौरान डोनाल्ड रम्सफेल्ड के साथ हुआ। युद्ध लंबा खिंचने और इराक में बढ़ती हिंसा के कारण उनकी आलोचना हुई और आखिरकार 2006 के मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान हुआ और इसकी गाज तत्कालीन रक्षा मंत्री पर गिरी। कुछ ऐसा ही
हाल रहा चेल हेगल का। जेम्स मैटिस और मार्क एस्पर के साथ भी ऐसा ही हुआ और अब रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सिर पर भी तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अंतिम फैसला लेने से पहले पीट हेग्सेथ और ज्वाइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डैन केन से बातचीत की थी। ईरान होर्मुज पर शिकंजा कसकर दुनिया को मजबूर कर रहा है। अमेरिका को मजबूरन एक बार फिर बातचीत की टेबल पर लौटना पड़ रहा है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ट्रंप युद्ध में नाकामी का ठीकरा रक्षा मंत्री हेग्सेथ पर फोड़ दें और उन्हें कुर्सी से हटा दें। हालांकि अगर कामयाबी मिल जाती है तो जीत का सेहरा ट्रंप के सिर ही बंधेगा, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन जंग के मैदान में अमेरिका के जो हालात हैं उससे साफ है कि अगला निशाना सीधे सीधे हेग्सेथ की कुर्सी पर हो सकता है। अब जल्दी से उन रक्षा मंत्रियों की लिस्ट भी देख लीजिए। ये हैं रॉबर्ट मैकनामारा, जो वियतनाम युद्ध के मास्टरमाइंड माने गए। इनको अपनी कुर्सी से रिजाइन करना पड़ा। युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की संख्या इन्होंने बढ़वाई थी। वियतनाम युद्ध लंबा खिंचने के बाद 1968 में इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये है डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जल्दी से उनकी तस्वीर लेकर आइए। इराक युद्ध के दौरान रम्सफेल्ड थे जिन्होंने युद्ध लंबा खिंचने की बात कही और बढ़ती हिंसा की वजह से इनकी काफी आलोचना हुई। उसके बाद इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रम्सफेल्ड का इस्तीफा ले लिया था। अब आ जाइए चक हेगल पर। ओबामा सरकार के दौरान ISIS क्राइसिस के बाद विवाद हुआ, रणनीति को लेकर गर्माहट बढ़ी और उसके बाद व्हाइट हाउस और हेगल के बीच में मतभेद की खबर मिली। मिडिल ईस्ट की नीति और सीरिया में दखलंदाजी को लेकर बढ़ती असहमति के बीच ओबामा ने चक हेगल का इस्तीफा मांग लिया। फिर आ जाइए जेम्स मैटिस पर। जेम्स मैटिस ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम किया। सीरिया से अचानक सैनिकों की वापसी के फैसले से मैटिस नाराज हो गए। मैटिस ने माना कि सहयोगियों को बीच युद्ध में छोड़ दिया। ट्रंप की पॉलिसी से मतभेद के कारण मैटिस को इस्तीफा देना पड़ा। अब आ जाइए मार्क एस्पर पर। ट्रंप के कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्री रहे। एस्पर पर सीधे तौर पर किसी युद्ध में हार के कारण तो नहीं, सैन्य अभियानों और घरेलू प्रदर्शनों में सेना के इस्तेमाल पर मतभेद हुआ और ट्रंप के साथ मतभेद की वजह से 2020 में इन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ा। और अब ईरान के खिलाफ अमेरिका के जंग में 25 दिन बीत चुके हैं, जिसमें अमेरिका पिछड़ता दिख रहा है। अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। ट्रंप का कहना है कि ईरान बातचीत को तैयार है, लेकिन ईरान कह रहा है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इतनी मट्टी पलीत होने के बाद ट्रंप अब वो कंधा ढूंढ रहे हैं जिस पर वो इन नाकामयाबियों का ठीकरा फोड़ सके। और ऐसे में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। वर्ल्ड नाउ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।